सन 1570 ईस्वी के आसपास की बात है। फतेहपुर सीकरी का भव्य किला, जो अपनी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों और विस्तृत प्रांगणों के लिए विख्यात था, उस समय मुगल साम्राज्य की शान और केंद्र बिंदु था। शाम ढल चुकी थी और महल के बगीचों से चमेली और रात की रानी की धीमी, मादक सुगंध आ रही थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, महान मुगल बादशाह, जिसे इतिहास अकबर-ए-आजम के नाम से जानता है, अपने खास दीवान-ए-खास में बैठे थे। हालांकि उनकी सत्ता पूरे हिंदुस्तान पर थी और उनका शाही खजाना सोने चांदी से भरा था, फिर भी उनका मन आज किसी गहन विचार में उलझा हुआ था। यह विचार किसी युद्ध की रणनीति या राजस्व के नए फरमान से जुड़ा नहीं था, बल्कि एक साधारण, फिर भी असाधारण घटना से उपजा था। दरबार के चंद खास वजीर, जिनमें नवरत्नों में से कुछ शामिल थे, बड़ी गंभीरता से बैठे थे। मौसम सुहाना था, पर दीवान-ए-खास का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, जैसा कि अक्सर तब होता था जब बादशाह अकबर किसी अजीबोगरीब विचार में डूब जाते थे। बादशाह का हालिया अनुभव। अकबर ने अपनी अंगुलियों पर जड़ी शानदार पन्ना जड़ी अंगूठी को घुमाते हुए एक गहरी सांस ली। वजीरों, उन्होंने अपनी भारी और आधिकारिक आवाज में कहा, आज सुबह मैं शिकार से लौट रहा था। यमुना का किनारा शांत था। मैं कुछ देर घोड़े से उतरकर नदी के पास रुका। तुमने देखा होगा कि यमुना का प्रवाह आजकल कितना शांत है। सभी दरबारी, जी हुजूर, में सिर झुकाते हैं। अकबर जारी रखते हैं। तभी मेरी निगाह पानी में तैरती हुई एक चीज पर पड़ी। वह एक साधारण गेहूं की रोटी थी, जो आधी जल चुकी थी। वह रोटी किनारे से कुछ दूर थी और पानी के हल्के थपेड़ों के बावजूद वह डूबने की बजाय तेज गति से मध्य धारा की ओर तैर रही थी। यह सुनकर दरबार में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। रोटी का तैरना तो सामान्य था, लेकिन उसका तेज गति से मध्य धारा की ओर जाना थोड़ा अटपटा था। अकबर ने अपने हाथ के इशारे से शांति बनाए रखने को कहा। मैंने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि वह उसे बाहर निकाले, पर जैसे ही वह पानी में उतरा, रोटी और तेजी से उससे दूर भागी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से खींची जा रही हो। अंततः वह सिपाही उसे पकड़ न सका और वह रोटी धारा के साथ आगे बह गई। बादशाह ने अपनी बात समाप्त करते हुए चारों ओर देखा। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और परेशानी का एक मिलाजुला भाव था। यह घटना मुझे अजीब लगी। यह एक सामान्य रोटी नहीं हो सकती। यह या तो किसी गहन रहस्य का संकेत है, या फिर यह मेरे लिए कोई चुनौतीपूर्ण पहेली है। दरबार की प्रतिक्रिया। आम दरबारी इस बात को महज एक संयोग मान रहे थे। हो सकता है रोटी किसी चीज में फंसी हो या हवा का कोई झोंका लगा हो। लेकिन बादशाह के सामने सवाल उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। पहले दरबारी, मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी चुटीली और कभी-कभी व्यंग्यात्मक बातों के लिए मशहूर थे, ने धीरे से कहा, जहांपनाह, शायद रोटी किसी छोटी मछली या कछुए के ऊपरी हिस्से पर अटकी हो और जीव के तैरने से रोटी भी चल रही हो। यह नदी का कोई प्राकृतिक खेल हो सकता है। अकबर ने सिर हिलाया। मैंने ध्यान से देखा था, मुल्ला। उसके नीचे कुछ नहीं था, और जिस गति से वह जा रही थी, वह किसी भी मछली के वश की बात नहीं थी। वह सीधी, बिना किसी रुकावट के, धारा के विपरीत दिशा में, बस थोड़ी तिरछी होकर आगे बढ़ रही थी। दूसरे दरबारी, तानसेन, जो अपनी संगीत कला के अलावा और किसी चीज में रुचि नहीं रखते थे, ने कहा, शायद यह किसी लोक कथा या किंवदंती का हिस्सा हो, जहां रोटी को जादुई शक्ति प्राप्त हो गई हो। मैं किसी लोक गीत में इसके बारे में सुन सकता हूँ। लेकिन अकबर को यह जवाब संतुष्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह मामला किसी दैवीय संकेत या फिर किसी मानवीय षड्यंत्र से जुड़ा हो सकता है। बीरबल का प्रवेश। अकबर की निगाहें तब तक दरबार के एक कोने में बैठी, शांत और आत्मविश्वासी आकृति पर जाकर टिकीं। यह और कोई नहीं, उनके सबसे प्रिय नवरत्न बीरबल थे। बीरबल अपनी बुद्धि, हाजिर जवाबी और सबसे जटिल समस्याओं को सरलता से सुलझाने की क्षमता के लिए पूरे साम्राज्य में जाने जाते थे। जब बाकी दरबारियों के चेहरे पर दुविधा और परेशानी थी, बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उन्होंने पहले ही इस पहेली का हल ढूंढ लिया हो। अकबर ने सीधे बीरबल को संबोधित किया, प्रिय बीरबल, तुमने अब तक कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हारे पास इस तैरती हुई, भागती हुई रोटी के रहस्य के बारे में कोई विचार है? क्या यह प्रकृति का कोई चमत्कार है, या कोई इंसानी हाथ इसके पीछे है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक खड़े होकर झुककर सलाम किया। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत और स्पष्ट थी।
जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह घटना निश्चित रूप से असामान्य है। यह न तो पूरी तरह से प्राकृतिक है और न ही पूरी तरह से जादुई। मेरा मानना है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का निर्मित चमत्कार है जो किसी न किसी कारण से आपसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन शायद वह आपसे सीधे डरता था या उसे लगता था कि इस तरह से वह आपकी नज़र में अधिक तेजी से आएगा। एक निर्मित चमत्कार? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, जहांपनाह, यह एक ऐसी पहेली है जो देखने में तो बड़ी लगती है, पर इसका समाधान विज्ञान, गरीबी और मानव मनोविज्ञान के संगम में छिपा है। मैं कल सुबह तक आपको इस रोटी के तैरने के पीछे का वास्तविक कारण और साथ ही उस व्यक्ति का पता लगा कर दूंगा जिसने इसे यमुना में डाला है। बादशाह की चुनौती। अकबर का चेहरा चमक उठा। उन्हें बीरबल की बातों पर पूरा भरोसा था और उन्हें पता था कि बीरबल की कल्पना शक्ति और तार्किक बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। बहुत खूब, बीरबल, अकबर ने खुशी से कहा। अगर तुम कल तक इस पहेली को सुलझा पाए और मुझे संतोषजनक कारण बता पाए, तो तुम्हें सोने की 1000 अशर्फियाँ इनाम में मिलेंगी। लेकिन यदि तुम असफल रहे। अकबर ने एक क्षण के लिए रुककर बीरबल की आंखों में देखा। तो तुम्हें मेरे शाही भोजनालय की पूरी 1 महीने तक की जिम्मेदारी संभालनी होगी, जिसमें कोई भी खाना 2 बार नहीं बनाया जाएगा और सभी व्यंजन नए और उत्कृष्ट होने चाहिए। यह कोई छोटी सजा नहीं थी। शाही भोजनालय की जिम्मेदारी संभालना एक प्रशासनिक और कलात्मक दुःस्वप्न था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की। मुझे दोनों शर्तें मंजूर है, जहांपनाह। मुझे विश्वास है कि कल सूर्य उदय होने तक यह रोटी का रहस्य आपके सामने होगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और उसी क्षण दीवाने खां से निकल गए। उनके दिमाग में पहले से ही रोटी, पानी के बहाव और मानव मन के बीच के संबंधों की एक जटिल तस्वीर बननी शुरू हो चुकी थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली है, लेकिन यमुना के उस पानी में तैरती रोटी के रहस्य का पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। क्या यह किसी गरीब की कलाकारी थी या किसी चालाक दरबारी की साजिश? भाग 2, बीरबल की रहस्यमयी जांच। रहस्य की रात। दीवाने छा से निकलते ही बीरबल ने अपने दिमाग में एक मानचित्र तैयार कर लिया। उन्हें पता था कि महान अकबर की पहेलियां अक्सर भौतिक दुनिया के नियमों पर आधारित होती है, न कि जादू पर। तैरती हुई, भागती हुई रोटी, इसमें 2 विरोधी तत्व थे। तैरना, जो हल्कापन दर्शाता है, और भागना, जो एक सक्रिय शक्ति दर्शाता है। बीरबल ने शाही पोशाक उतारी और एक साधारण सूती कुर्ता पायजामा पहना। अपने विश्वसनीय अंगरक्षक मेहताब को साथ लिया और रात के अंतिम पहर में, जब फतेहपुर सीकरी के निवासी गहरी नींद में थे, वह यमुना के उस किनारे की ओर निकल पड़े जहां अकबर ने रोटी देखी थी। नदी किनारे का विश्लेषण। नदी का किनारा अंधेरे में शांत और रहस्यमय लग रहा था। बीरबल ने मेहताब से मशाल बुझाने को कहा। मेहताब, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, बादशाह ने कहा कि रोटी किनारे से मध्य धारा की ओर भाग रही थी। अगर वह केवल हवा या पानी के थपेड़ों से चलती, तो वह या तो किनारे पर ही रहती या मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ती। बीरबल ने ध्यान दिया कि नदी का वह विशेष भाग, जहां अकबर शिकार से वापस आते हुए रुके थे, एक छोटा सा भंवर क्षेत्र, एडी करंट, बनाता था। इस भंवर के कारण धारा मुख्य रूप से बीच की ओर खींचती थी, लेकिन गति इतनी तेज नहीं होती कि वह तेज भागने का भ्रम पैदा करे। इसका मतलब, बीरबल ने अपने मन में निष्कर्ष निकाला, रोटी को जानबूझकर मुख्य धारा की ओर खींचा गया था। लेकिन रोटी को खींचने वाला यंत्र क्या हो सकता है, जो दूर से अदृश्य हो? बीरबल ने अपने दिमाग में संभावित यांत्रिकी पर विचार किया। चुंबकत्व, रोटी के अंदर कोई लोहे का टुकड़ा और नदी के नीचे एक शक्तिशाली चुंबक। असंभव, चुंबक इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता और रोटी में लोहा छिपाना मुश्किल है। दबाव, नदी के नीचे से हवा का प्रवाह, पानी को बुलबुले बनाता, जो अकबर ने नहीं देखे। पतला धागा, पानी के रंग में घुलमिल जाने वाला या लगभग अदृश्य, महीन, रेशमी धागा या घोड़े के बाल। यह तीसरी संभावना सबसे अधिक तार्किक लगी। किसी ने रोटी में धागा बांधा होगा और उसे दूर से खींच रहा होगा। जब सिपाही रोटी पकड़ने के लिए पानी में उतरा, तो उस व्यक्ति ने डर के मारे धागा तेजी से खींच लिया, जिससे रोटी भागती हुई प्रतीत हुई। अंत में उसने धागा काट दिया या खींचकर निकाल लिया। गरीबी और रोटी का कनेक्शन। अब बीरबल ने पहेली के दूसरे भाग पर ध्यान केंद्रित किया, रोटी का चरित्र। रोटी, भोजन का प्रतीक, जीवन और जीविका का आधार।
आधी जली हुई रोटी। यह दर्शाता है कि रोटी बनाने वाला कुशल नहीं था, या शायद वह इतनी जल्दी में और इतनी गरीबी में था कि उसने जली हुई रोटी को भी फेंकने की बजाय इस्तेमाल किया। यह अत्यंत गरीबी और बेबसी का संकेत था। बीरबल ने समझा कि यह एक विरोध प्रदर्शन या सीधा संदेश था। कोई गरीब व्यक्ति सीधे बादशाह तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए उन्होंने एक अविश्वसनीय तमाशा रचा, जो इतना अजीब हो कि स्वयं बादशाह की नज़र उस पर पड़ जाए। यह मामला किसी दरबारी की साजिश नहीं है, मेहताब, बीरबल ने कहा। यह अन्याय या घोर आवश्यकता का एक मूक रोना है। लोगों से मुलाकात। पहले सूत्र। जैसे ही भोर होने लगी, बीरबल ने नदी के किनारे उन लोगों से बात करना शुरू किया जिनका जीवन जल से जुड़ा था। उन्होंने एक मछुआरे से बात की जो अपनी नाव तैयार कर रहा था, और एक धोबी, कपड़े धोने वाला, से जो अपने काम में लगा था। बीरबल ने धोबी से बात करते हुए पूछा, क्या तुमने इधर कुछ असामान्य देखा है? कोई अजनबी या कोई चीज जो नदी में बह रही हो? धोबी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बीरबल ने जली हुई रोटी का जिक्र किया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। माफ करना, हुजूर, परसों शाम को मैंने किसी को कुछ चलाते हुए देखा था, धोबी ने कहा। यहां से थोड़ा आगे, जहां नदी किनारे की बस्ती खत्म होती है, एक बूढ़ा बड़ी रहता है। उसकी बहू और पोते पोतियां बहुत गरीब है। वह आदमी आजकल बीमार रहता है और उसका काम रुक गया है। धोबी ने अपनी बात जारी रखी। परसों शाम को उसकी बहू कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। लकड़ी गीली थी और रोटी बार बार जल रही थी। मैंने सुना कि वह रो रही थी। मैंने यह भी देखा कि वह जली हुई रोटी के कुछ टुकड़े लेकर किनारे की ओर गई, लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि उसने उनका क्या किया। वे बहुत संकोची है और किसी से ज्यादा बात नहीं करते। यह बीरबल के लिए पहला ठोस सूत्र था। गरीबी, जली हुई रोटी और नदी किनारे का स्थान, सभी चीजें एक ही दिशा में इशारा कर रही थीं। बढ़ी की झोंपड़ी। बीरबल बिना समय गवाए बढ़ी की झोंपड़ी की ओर चल पड़े, जो किनारे से कुछ दूर एक उजाड़ टीले पर थी। वहां पहुंचकर बीरबल ने पाया कि झोंपड़ी बहुत जीर्ण अशीर्ण थी। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। बाहर एक जवान औरत, जिसका चेहरा गरीबी और चिंता से थका हुआ लग रहा था, फटे हुए कपड़ों पर पैबंद लगा रही थी। उसके 2 छोटे बच्चे पास ही खेल रहे थे, पर उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो बच्चों में होनी चाहिए। बीरबल ने खुद को एक यात्री व्यापारी के रूप में पेश किया जो इस क्षेत्र में बढ़ीगिरी के काम के बारे में पूछताछ करने आया था। बेहन, बीरबल ने विनम्रता से कहा, मुझे यहाँ के सबसे अच्छे बड़ी से मिलना था। क्या आप मेरी मदद कर सकती है? महिला, जिसका नाम रजिया था, ने उदास स्वर में कहा, बाबूजी, मेरे ससुर इस इलाके के बेहतरीन बढ़ी थे, लेकिन अब वे बीमार हैं। उनके हाथों में कंपी रहती है और लकड़ी के काम के लिए मजबूत हाथ चाहिए। हम भूखे मर रहे हैं। बीरबल ने बड़े प्यार से बच्चों को देखा और फिर रजिया से पूछा, क्या तुम्हें किसी ने मदद करने की सलाह नहीं दी? क्या तुम बादशाह के पास नहीं गई? रजिया की आंखों में निराशा आ गई। बादशाह तक पहुंचना हमारे जैसे गरीबों के लिए नामुमकिन है, बाबूजी। उनके संतरी हमें दूर ही भगा देते हैं, और हमारे पास एक बार खाने के लिए अन्न नहीं है, तो हम उन्हें नजराना क्या देंगे? बीरबल ने अपनी जेब से कुछ चांदी के सिक्के निकाले और बच्चों को खाने की चीजें खरीदने के लिए दिए। फिर उन्होंने धीरे से अपना मुख्य सवाल पूछा, क्या तुमने कभी बादशाह की नजर में आने के लिए कोई अनोखा तरीका आजमाया है? कोई अजीब चीज जो तुमने नदी में डाली हो? रोटी का रहस्योद्घाटन। रजिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। वह बीरबल के पैरों पर गिर पड़ी। दया करो, बाबूजी। मुझे लगता है आप कोई सरकारी आदमी हैं। मैं कोई चोर या जादूगरनी नहीं हूं। वह मेरी बेबसी थी। रजिया ने रोते हुए बताया, मेरे पास केवल थोड़ा सा आटा बचा था। मैंने 2 रोटी बनाई, लेकिन सूखी लकड़ी के कारण पहली रोटी जल गई। मेरे ससुर को बुखार था। तभी मुझे एक विचार आया। मैंने एक बच्चे के पतंग का सबसे पतला धागा लिया। जली हुई रोटी को फेंकने की बजाय मैंने उसमें एक छोटा सा कांटा फंसाया, जिसमें धागा बंधा था। उसने आगे कहा, मैं जानती थी कि बादशाह अकबर रोज सुबह शिकार से लौटते समय वहीं रुकते हैं। मैंने अंधेरे में धागा दूर तक फेंक दिया और रोटी को पानी में बहा दिया। जैसे ही मैंने देखा कि बादशाह की नजर रोटी पर पड़ी है,
मैंने धीमे धीमे धागा खींचना शुरू कर दिया। वह रोटी तैरने लगी, मानो किसी को पुकार रही हो। जब सिपाही उसे पकड़ने के लिए पानी में उतरा, तो मैं डर गई कि मेरी चाल पकड़ी जाएगी और मुझे सजा मिलेगी। इसलिए मैंने एक झटके में धागा काट दिया और खींच लिया। रोटी धारा के साथ आगे बह गई। मैं बस चाहती थी कि बादशाह को पता चले कि इस देश में लोग जली हुई रोटी खाने को मजबूर है। रजिया की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में न्याय की एक चिंगारी थी। बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उनकी बुद्धिमत्ता ने न सिर्फ पहेली को सुलझाया था, बल्कि उसके पीछे के मानवीय दर्द को भी उजागर कर दिया था। तुमने जो किया, वह महान था, रजिया, बीरबल ने कहा। तुमने अपनी आवाज को बादशाह तक पहुंचाने के लिए सबसे बुद्धिमान रास्ता चुना। दरबार में वापसी की तैयारी। बीरबल ने मेहताब को संकेत दिया कि वह बढ़ी और उसके परिवार को सुरक्षित रूप से और सावधानी के साथ महल के एक गुप्त कमरे में ले जाए। पहेली सुलझ चुकी थी। अब बीरबल को यह रहस्य, इस रहस्य का कारण और रहस्य को रचने वाले परिवार को लेकर वापस दरबार में जाना था। बादशाह अकबर अब जान जाएंगे कि उनकी प्रजा की निराशा एक तैरती हुई, भागती हुई रोटी के रूप में उनके सामने आई थी। कहानी का अगला कदम। बीरबल रहस्य को सुलझा चुके हैं और तैरती रोटी के पीछे की गरीबी और रचनात्मकता को जान चुके हैं। अब उन्हें अकबर के सामने इस पहेली का समाधान प्रस्तुत करना है। भाग 3। न्याय का सिंहासन और रोटी का तमाशा। दीवाने खास में सुबह का तनाव। अगले दिन सुबह फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास लोगों से खचाखच भरा था। सूर्य की पहली किरणें संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थीं, लेकिन वातावरण में ठंडक और तनाव था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल इस असाधारण पहेली का क्या जवाब लाते हैं। कुछ लोग शर्त लगा रहे थे कि बीरबल इस बार फंस गए हैं और उन्हें शाही भोजनालय की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बादशाह अकबर अपने विशाल सिंहासन पर बैठे थे। उनकी निगाहें दीवाने खास के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर कल की घटना की गंभीरता और आज के परिणाम की उत्सुकता का मिश्रण था। तभी बीरबल ने सभा में प्रवेश किया। वह रात भर की मेहनत के बावजूद शांत और आत्मविश्वास से भरे लग रहे थे। उनके हाथों में न तो कोई जादुई यंत्र था और न ही कोई भव्य नजराना। उनके एक हाथ में एक छोटी सी रस्सी थी और दूसरे हाथ में एक कागज में लिपटी आधी जली हुई रोटी का टुकड़ा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने सबसे पहले झुककर बादशाह को सम्मानपूर्वक सलाम किया। बीरबल, अकबर ने बिना किसी भूमिका के पूछा, क्या तुम वापस आ गए हो? क्या तुमने तैरती हुई, भागती हुई रोटी के रहस्य का पर्दाफाश किया? जी जहांपनाह, बीरबल ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैंने न केवल उस रोटी का रहस्य सुलझा लिया है, बल्कि मैं उस रोटी की कहानी कहने वाले को भी आपके सामने प्रस्तुत करने की क्षमता रखता हूँ। यह रहस्य न तो कोई जादू है, न ही कोई दैवीय संकेत और न ही कोई राजनैतिक षड्यंत्र। यह है मेरे मालिक, गरीबी, बुद्धिमत्ता और निराशा का एक संगम। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने अपनी बात को जारी रखा। बीरबल ने पहले यांत्रिक कारण समझाया। उन्होंने अपनी जेब से एक पतली, लगभग अदृश्य रेशमी रस्सी निकाली। हुजूर, इस घटना के पीछे का विज्ञान सरल है। रोटी इसलिए तेज भाग रही थी क्योंकि वह खींची जा रही थी। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी कील निकाली जो एक धागे से बंधी थी। यदि आप इस कील को एक जली हुई रोटी में फंसा दें और रोटी को नदी में छोड़ दें, तो नदी के बहाव का उपयोग करके आप दूर से इस महीन धागे को धीरे धीरे खींच सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, यमुना के किनारे का वह स्थान जहां आप रुके थे, एक छोटे से भंवर क्षेत्र में आता है। जब रोटी को खींचने वाला व्यक्ति किनारे पर छिपा होता है और धीरे धीरे धागा खींचता है, तो रोटी पानी के प्रतिरोध के कारण सीधी रेखा में, सामान्य से अधिक गति से, किनारे से मध्य धारा की ओर चलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ही आपका सिपाही उसे पकड़ने के लिए पानी में उतरा, डर के मारे धागे को तेजी से खींचकर काट दिया गया, जिससे रोटी भागती हुई दूर चली गई। अकबर ने सिर हिलाया। वह बीरबल के तार्किक विश्लेषण से प्रभावित थे। यह बहुत चालाकी भरी युक्ति है। पर यह विचार किसके दिमाग में आया और क्यों? कौन इतनी मेहनत केवल एक तमाशा रचने के लिए करेगा? दो रोटी का दर्दनाक रहस्य, द डीपर मीनिंग। अब बीरबल ने अपने हाथ में पकड़ी आधी जली हुई रोटी का टुकड़ा ऊपर उठाया। जहांपनाह, अब मैं आपको पहेली का वास्तविक कारण बताता हूं जो इस आधी जली हुई रोटी में छिपा है। यह कोई साधारण रोटी नहीं थी।
इस रोटी को बनाने वाला इतना गरीब है कि वह इसे जलने के बाद भी फेंक नहीं सकता था। उसने इसे अपनी जान बचाने के लिए बनाया था। बीरबल की आवाज में अब उदासी और गंभीरता थी। इस देश में करोड़ों लोग आपकी छत्रछाया में सुख चैन से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने असहाय हैं कि वे सीधे आपसे न्याय नहीं मांग सकते। उन्हें लगा कि उनकी बात आप तक पहुंचाने का एकमात्र तरीका यह अविश्वसनीय तमाशा है। यह रोटी किसी अपराधी या जादूगर ने नहीं डाली। इसे आपकी प्रजा के एक सदस्य ने आपकी नजर में आने की एकमात्र उम्मीद में नदी में डाला था। यह रोटी आपकी प्रजा की उस आवाज का प्रतिनिधित्व करती है जो गरीबी और भूखमरी से त्रस्त है। रजिया और बड़ई का प्रवेश। अकबर अपनी गद्दी से उठ गए। उनके चेहरे पर पहले की उत्सुकता अब गहरे दुख और आत्मनिंदा में बदल गई थी। यह कौन है बीरबल? उस आदमी को तुरंत मेरे सामने लाओ। बीरबल ने द्वारपालों को संकेत दिया। अगले ही पल बड़ी महबूब, जो बीमारी से दुर्बल हो चुके थे, उनकी बहू रजिया और उनके दो छोटे भयभीत पोते पोतियां दीवाने खास में प्रवेश किए। रजिया कांप रही थी और उसने अपने ससुर को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उन्हें देखकर दरबार का माहौल अचानक बदल गया। उनके फटे पुराने कपड़े और चेहरे की निराशा बीरबल के शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी थी। अकबर धीरे से सिंहासन से नीचे उतरे और महबूब के पास आए। महबूब, अकबर ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी बहू ने रोटी इसलिए नदी में डाली कि मुझे तुम्हारी तकलीफ का पता चले? महबूब, जिसकी आवाज कांप रही थी, बड़ी मुश्किल से बोले, जहांपनाह, हम आपके न्याय के सामने गुनहगार हैं, लेकिन हमें लगा कि जली हुई रोटी ही हमारी जलती हुई पेट की आग को आप तक पहुंचा सकती है। हमें क्षमा करें। अकबर ने झुककर महबूब के हाथ को छुआ। यह दृश्य दरबारियों के लिए अविश्वसनीय था। बादशाह, जिसे पूरी दुनिया जगत गुरु मानती थी, एक गरीब बढ़ी के सामने खड़े थे। नहीं, मेरे प्रिय प्रजाजन, अकबर ने कहा, गुनाहगार तुम नहीं हो, गुनाहगार मैं हूं। यह मेरा अधर्म है कि मेरे महल में रोज 50 प्रकार के व्यंजन बनते हैं और मेरी राजधानी के कुछ लोग जली हुई रोटी खाने को मजबूर है। न्याय और पुरस्कार। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर देखा। बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से सोने की अशर्फिया जीती है। तुमने इस रहस्य को सुलझाया ही नहीं, बल्कि मेरे दिल में एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, मेरा पुरस्कार यह परिवार है। अकबर ने तुरंत हुक्म जारी किया। महबूब का सम्मान। बड़ी महबूब को न केवल तुरंत राजकीय चिकित्सक द्वारा सबसे अच्छा इलाज दिया जाए, बल्कि उन्हें शाही लकड़ी के कारखाने का मुख्य कारीगर, मास्टर कारपेंटर नियुक्त किया जाए, जिससे उन्हें पर्याप्त आय और सम्मान मिले। रजिया को इनाम। रजिया की बुद्धिमत्ता, साहस और अपने परिवार के प्रति समर्पण के लिए उन्हें बीरबल के पुरस्कार, सोने की 1000 अशर्फिया दी जाए, ताकि उनके परिवार का जीवन दोबारा शुरू हो सके। जांच का आदेश। अकबर ने अपने राजस्व मंत्री टोडरमल को आदेश दिया कि वह तुरंत एक गुप्त टीम बनाए जो शहर और आसपास के क्षेत्रों में जाकर जली हुई रोटी खाने वाले अन्य गरीब और उपेक्षित परिवारों की सूची बनाए और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करे। बीरबल की योजना सफल हो गई थी। उनकी बुद्धि ने न केवल बादशाह की पहेली सुलझाई, बल्कि एक गरीब परिवार को न्याय भी दिलाया और बादशाह को शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू याद दिलाया। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम रोटी के रहस्य को सुलझाए, पर उस रोटी ने मुझे मेरी प्रजा के दिल का रहस्य सिखाया। इस राज्य को तुम्हारी आंख और तुम्हारे दिल की जरूरत है। कहानी का अगला कदम। अब जब यह पहेली सुलझ चुकी है, अकबर का मन अब और बड़ी सामाजिक और नैतिक पहेलियों की ओर मुड़ जाता है। रोटी की घटना ने उन्हें साम्राज्य की व्यवस्था पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। भाग 4। बेगमों की जलन और रोटी का दूसरा रहस्य। हरम की साजिश। बीरबल की सफलता और उन्हें मिले सम्मान ने दरबार के कई वजीरों और शाही हरम की कुछ बेगमों को ईर्ष्या से भर दिया था। बेगमों में सबसे प्रमुख थी मरियम उज़्ज़मानी, हरकाबाई की एक चचेरी बहन, बेगम जन्नतारा, जो स्वभाव से महत्वाकांक्षी और बीरबल की हाजिर जवाबी से असहमत थीं। उन्हें लगता था कि बीरबल एक साधारण ब्राह्मण होते हुए भी बादशाह पर अत्यधिक प्रभाव रखते हैं। बेगम जन्नतारा ने अपने विश्वासपात्र वजीर मिर्जा कासिम के साथ मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। कासिम, बेगम ने हरम के गुप्त बैठक कक्ष में फुसफुसाते हुए कहा,
बीरबल ने उस साधारण रोटी के रहस्य को सुलझा लिया और सोने की अशर्फियां ले गए। हमें बादशाह के सामने एक ऐसी पहेली पेश करनी होगी जो इतनी गहरी और व्यक्तिगत हो कि बीरबल की सारी तर्कशक्ति ध्वस्त हो जाए। मिर्जा कासिम, जो हमेशा बीरबल के खिलाफ मौके की तलाश में रहता था, मुस्कुराया। हुजूर ए आली बेगम, मैंने एक ऐसी पहेली सोची है जिसका समाधान केवल शाही अनुभव और दैवीय ज्ञान से ही संभव है, तर्क से नहीं। चूंकि पिछली पहेली रोटी और भूख पर थी, हम इस बार भी उसी विषय का एक नया पहलू लाएंगे, शाही दावत और नई चुनौती। कुछ दिनों बाद अकबर ने अपनी सफल विजय यात्रा की खुशी में एक भव्य शाही दावत, वक्त-ए-खुशी, का आयोजन किया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था। दावत के दौरान, जब माहौल खुशनुमा था, बेगम जन्नतारा ने बादशाह अकबर को एक विशेष रूप से तैयार की गई थाली भेंट की। यह थाली अनाज से बने विभिन्न पकवानों से भरी थी। बेगम ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बुद्धिमत्ता और दयालुता से अत्यंत प्रभावित हूँ। पर मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे बेचैन कर रहा है, और इसका जवाब सिर्फ आपका दैवीय ज्ञान या बीरबल का असाधारण विवेक दे सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा। पूछो, बेगम जन्नतारा। आज का दिन खुशी का है, और मुझे तुम्हारी बातें सुनने में आनंद आएगा। बेगम ने मिर्जा कासिम की ओर इशारा किया, जिसने वह सवाल सबके सामने रखा। जहांपनाह, हम जानते हैं कि इस धरती पर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अनाज है, जो जीवन का आधार है। हमने रोटी के महत्व को समझा, लेकिन अब प्रश्न यह है। मिर्जा कासिम ने एक क्षण रुककर बीरबल की ओर देखा। दुनिया में सबसे ज्यादा रोटियां या अनाज किसने खाई है? एक इंसान ने या एक जानवर ने? दरबार में सन्नाटा। पहेली सुनने के बाद दीवाने खास में एकदम सन्नाटा छा गया। यह सवाल अजीब था। तार्किक उत्तर, एक जानवर, जैसे कि हाथी या ऊंट, अपने जीवनकाल में एक इंसान की तुलना में कई गुना अधिक भोजन करता है। बीरबल का पिछला तर्क। बीरबल हमेशा साधारण से हटकर गहन सामाजिक या दार्शनिक अर्थ खोजते थे। बेगम जन्नतारा और मिर्जा कासिम मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यदि बीरबल तार्किक रूप से जवाब देते हैं, तो वे जानवर कहेंगे, जो एक साधारण, बिना गूढ़ अर्थ वाला उत्तर होगा। यदि वह कोई दार्शनिक जवाब देते हैं, तो वह जवाब शायद इतना संतोषजनक न हो। अकबर भी इस पहेली में उलझ गए। यह एक अच्छा सवाल है, कासिम, लेकिन इसका जवाब तो बहुत सीधा है। कोई बड़ा जानवर, जैसे कि हाथी। बेगम जन्नतारा ने तुरंत हस्तक्षेप किया। नहीं हुजूर, यह केवल कितना का सवाल नहीं है, बल्कि किसने का सवाल है। एक इंसान की क्षमता, भूख और उसके कर्मों को भी ध्यान में रखना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मैं तुम्हें इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। यदि तुम इसका ऐसा जवाब लेकर आए जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे और बेगम जन्नतारा के सवाल से अधिक अर्थपूर्ण हो, तो तुम्हें दुगुना इनाम मिलेगा। यदि तुम विफल रहे, तो तुम्हें पूरे 1 साल तक बेगम जन्नतारा के लिए उनकी हर दावत का मेनू तैयार करना होगा। यह शर्त बेगम के लिए व्यक्तिगत जीत होती, क्योंकि इससे बीरबल को उनके अधीन काम करना पड़ता। बीरबल ने चुनौती को समझा। मुझे यह चुनौती स्वीकार है, जहांपनाह। मुझे 3 दिन का समय दे। मैं आपको यह साबित करूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोटियां, अनाज, न तो किसी इंसान ने खाई है और न ही किसी जानवर ने। यह कहकर बीरबल ने दरबार छोड़ा। बीरबल की खोज, अदृश्य भूखमरी। बीरबल ने महल की चारदीवारी के अंदर समाधान खोजने की कोशिश नहीं की। उन्हें पता था कि इस पहेली का जवाब भी पिछली बार की तरह मानव जीवन के अनुभव में छिपा है। बीरबल अगले 2 दिन और 2 रातें शहर के सबसे गरीब, सबसे दूरदराज के कोनों में घूमते रहे। उन्होंने गरीब किसानों, भिक्षुओं, अनाथ बच्चों और बूढ़े मजदूरों से बात की। वह यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान और जानवर की भूख में मौलिक अंतर क्या है। जानवर केवल तब तक खाता है जब तक उसका पेट भर न जाए। इंसान खाता है, पर उसकी भूख केवल पेट तक सीमित नहीं होती। बीरबल ने कई तरह की भूख देखी। पेट की भूख, जो रोटियों से मिटती है। धन की भूख, जो कभी नहीं मिटती। सत्ता की भूख, जो राजाओं को बेचैन रखती है। लेकिन इस पहेली में रोटी का सीधा जिक्र था, इसलिए जवाब भौतिक होना चाहिए। तीसरे दिन की सुबह बीरबल निराशा के करीब थे। तभी
वह शहर के सबसे पुराने अनाज के गोदाम, अन्न भंडार, के पास पहुंचे। गोदाम के पास उन्होंने एक बूढ़े लेखापाल को परेशान हाल में बैठे देखा। बीरबल ने लेखापाल को शांत किया और उसकी परेशानी पूछी। लेखापाल ने आंसू पोंछते हुए कहा, हुजूर, मैं बादशाह के इस गोदाम का हिसाब किताब रखता हूँ। मेरे बही खातों के अनुसार हर साल यहाँ हजारों मन अनाज आता है और बाहर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या चूहों की है। वह एक लंबी सांस लेता है। यह गोदाम हजारों चूहों का घर है। मैं चाहे कितना भी हिसाब रखूं, हर साल कम से कम 1000 मन, लगभग 40,000 किलो अनाज बर्बाद हो जाता है, जिसे वे खाते हैं, गंदा करते हैं या खराब कर देते हैं। एक चूहा एक रोटी खाता है, लेकिन यह हजारों लाखों चूहों का वंश एक साथ है। ये चूहे ही है जो इस गोदाम में सबसे ज्यादा अनाज खा जाते हैं, हालांकि वे इसे गिनते नहीं हैं। लेखापाल ने अपने हाथ में रखी पुरानी बही दिखाते हुए कहा, इन बही खातों में जो सबसे बड़ी खपत दर्ज नहीं है, वह चूहों की है। बीरबल के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। उन्हें अपना जवाब मिल गया था, एक ऐसा जवाब जो तार्किक था, साम्राज्य के प्रशासन से जुड़ा था और पिछली रोटी की कहानी, भूख और बर्बादी से गहराई से संबंधित था। यह न केवल इंसान था, नहीं कोई जानवर जिसका हिसाब रखा जाता था, बल्कि एक बेहिसाब सामूहिक कीट था जो गुप्त रूप से सबसे ज्यादा खाता था। कहानी का अगला कद। बीरबल वापस दरबार में लौट आए हैं। उनके पास एक ऐसा जवाब है जो मिर्जा कासिम और बेगम जन्नतारा की साजिश को पूरी तरह पलट देगा। भाग 5, चूहे का न्याय और बेगम की हार, निर्णय का क्षण। तीसरे दिन दीवाने खास पहले से भी अधिक भरा हुआ था। बेगम जन्नतारा और मिर्जा कासिम विजयी मुस्कान के साथ बैठे थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि बीरबल इस तार्किक जाल से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, अकबर ने उन्हें ध्यान से देखा। बीरबल, 3 दिन बीत चुके हैं। क्या तुम उस गूढ़ पहेली का जवाब लेकर आए हो? दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज किसने खाया? एक इंसान ने, एक जानवर ने, या किसी और ने? बीरबल मुस्कुराए। उनका आत्मविश्वास बेगम की मुस्कान को फीका कर रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, पहाड़ों और जंगलों में सबसे बड़े जानवरों को देखा, और मैंने शहर की सबसे बड़ी दावतों में सबसे अधिक खाने वाले इंसानों को भी देखा। लेकिन मैंने पाया कि यह पहेली मात्रा का नहीं, बल्कि प्रशासनिक असफलता और बेहिसाब बर्बादी का प्रश्न है। बीरबल ने आगे बढ़कर अपनी जेब से एक छोटी सी, पुरानी, घुन लगी हुई लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसे अकबर के सामने रखा। हुजूर, मेरा जवाब न तो कोई इंसान है और न ही कोई हाथी या ऊंट, बीरबल ने जोरदार आवाज में घोषणा की। दुनिया में सबसे ज्यादा रोटियां, अनाज, खाई है उन चूहों ने जिन्हें कोई नहीं गिनता। दरबार में शोर मच गया। मिर्जा कासिम ने उपहास करते हुए कहा, क्या बात है बीरबल, यह कैसा जवाब है? चूहा एक मामूली जीव है, उसकी भूख एक हाथी से कैसे बड़ी हो सकती है? बीरबल ने कासिम की उपेक्षा करते हुए अकबर को संबोधित किया। तार्किक प्रमाण। जहांपनाह, मैंने आपके सबसे बड़े शाही अन्न भंडार का दौरा किया। एक अकेले चूहे की खुराक मामूली होती है, लेकिन जरा सोचिए, आपके एक गोदाम में हजारों चूहे रहते हैं। ये चूहे एक रात में भले ही केवल कुछ दाने खाते हों, लेकिन हजारों चूहों का वंश, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अनाज पर निर्भर है, साल दर साल आपके हजारों मन अनाज को बर्बाद कर देता है। यह बर्बादी इतनी बड़ी है कि हर साल यह आपके सबसे बड़े हाथी के जीवनकाल की खुराक से भी कहीं ज्यादा होती है। यह वो खपत है जो आपके बही खातों में दर्ज नहीं होती, जो किसी के पेट को नहीं भरती और केवल बर्बादी पैदा करती है। असलियत में सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा अनाज चूहों ने खाया है। दार्शनिक और प्रशासनिक अर्थ। बीरबल ने अब पहेली को उसके सामाजिक और नैतिक अर्थ से जोड़ा। जहांपनाह, मिर्जा कासिम और बेगम जन्नतारा का उद्देश्य यह जानना नहीं था कि सबसे ज्यादा कौन खाता है। उनका उद्देश्य था मेरी तर्कशक्ति को पराजित करना। लेकिन यह पहेली मुझे जली हुई रोटी की पहली पहेली से जोड़ती है। पिछली बार हमने देखा कि गरीबी के कारण एक इंसान को जली हुई रोटी खानी पड़ी। इस बार यह अनाज उन हजारों बेसहारा और गरीब लोगों को मिल सकता था जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन हमारे लापरवाह प्रशासन के कारण यह अनाज चूहों को निगलने के लिए छोड़ दिया गया। इस प्रकार इन चूहों को सबसे ज्यादा खिलाकर
हमने दोहरी भूख को जन्म दिया है, एक जो अनाज गोदामों में सड़ने से पैदा होती है, और दूसरी जो उन गरीबों के पेट में जलती है जिन्हें यह अनाज मिलना चाहिए था। बीरबल ने अंत में कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा रोटियां बर्बादी ने खाई है, जिसके प्रतीक ये चूहे हैं। अकबर का फैसला। अकबर अपनी गद्दी से उठे और धीरे धीरे बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व था। बीरबल, अकबर ने घोषणा की, तुमने फिर साबित कर दिया कि एक न्यायप्रिय शासक की आंखें केवल सिंहासन और ताज तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे गोदाम के चूहे और नदी में बहती जली हुई रोटी तक भी देखना चाहिए। अकबर ने बेगम जन्नतारा और मिर्जा कासिम की ओर देखा, जिनके चेहरे शर्म से झुक गए थे। बेगम जन्नतारा, तुमने एक शर्त रखी थी। शर्त के अनुसार बीरबल ने न केवल तुम्हारी पहेली का जवाब दिया है, बल्कि ऐसा जवाब दिया है जो हमें प्रशासन की एक बड़ी त्रुटि दिखाता है। अकबर का न्याय। बीरबल का सम्मान और पुरस्कार। बीरबल को 2 गुना पुरस्कार 2000 सोने की अशर्फिया दिया गया। साथ ही उन्हें तुरंत शाही अन्न भंडारों के निरीक्षण का विशेष अधिकार सौंपा गया ताकि वे चूहों की इस खपत को रोक सकें। कासिम को सबक। मिर्जा कासिम को 1 महीने के लिए अन्न भंडार के चूहों को पकड़ने का कार्य सौंपा गया ताकि वे स्वयं सबसे बड़े भक्षक के महत्व को समझ सके। बेगम को सीख। बेगम जन्नतारा को कोई सजा नहीं दी गई, लेकिन उन्हें शाही रसोई में 1 माह तक गरीबों के लिए हर दिन खाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया ताकि वे यह जान सकें कि अनाज की एक रोटी बनाने में कितनी मेहनत लगती है और भूखे का दर्द क्या होता है। बेगम जन्नतारा और मिर्जा कासिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से ईर्ष्या को पराजित किया और बादशाह अकबर को एक बार फिर याद दिलाया कि शासन का सबसे बड़ा कर्तव्य न्याय, तर्क और मानवता का संतुलन बनाए रखना है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, तुम महान हो, बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरी रोटियों को बर्बाद होने से बचाया और मेरी प्रजा के दिल को जीत लिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं तो सिर्फ आपकी आंख और कान हूं। असली बुद्धिमत्ता तो आपके न्याय और दया में बसती है। कहानी समाप्त। प्रस्तावना: विज्ञान की ओर झुकाव। यह बात मुगल साम्राज्य के गौरव काल की है, जब बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी प्रशासनिक क्षमताओं और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। फतेहपुर सीकरी का शाही महल, जहां एक ओर कला, संगीत और साहित्य का केंद्र था, वहीं दूसरी ओर बादशाह अकबर की जिज्ञासु प्रकृति के कारण यह विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक और दार्शनिक पहेलियों का अखाड़ा भी बन चुका था। बीरबल, राजा महेशदास, अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रिय और बुद्धिमान, बादशाह की हर नई जिज्ञासा को पूरा करने में हमेशा सबसे आगे रहते थे। अकबर अक्सर रातों को आसमान के तारों को देखते हुए या नदी में पानी के बहाव को निहारते हुए ऐसे प्रश्न उठाते थे जो उनके दरबारियों की तर्क शक्ति को चुनौती देते थे। नई रुचि, वजन और माप। हाल ही में अकबर की रुचि वजन और माप के सूक्ष्म सिद्धांतों की ओर मुड़ गई थी। उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से व्यापारियों और कारीगरों को बुलाकर तराजू के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग के बारे में जानकारी ली थी। उनकी निजी प्रयोगशाला, जिसे वह जिज्ञासा खाना कहते थे, में हर तरह के पत्थर, धातु और तरल पदार्थ रखे रहते थे, जिनका वजन वे स्वयं करते थे। एक दोपहर, गर्मी अपने चरम पर थी। दीवाने खास में हवा के लिए खास इंतजाम किए गए थे, लेकिन माहौल अकबर की आने वाली घोषणा के कारण गरमाया हुआ था। अकबर अपने मसंद सिंहासन पर बैठे थे। उनके हाथ में एक बेहद नाजुक और संतुलित तराजू था, जिसे विशेष रूप से कश्मीर के कारीगरों ने बनाया था। यह तराजू इतना संवेदनशील था कि हवा के हल्के झोंके से भी हिल जाता था। वजीरों, अकबर ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, आज मैं एक ऐसी पहेली पर विचार कर रहा हूं जिसका संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, लेकिन जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह से सुलझाया नहीं है। दरबारी चुपचाप बैठ गए, यह जानते हुए कि बादशाह का यह रोजमर्रा का सवाल कितना जटिल हो सकता है। एक बूंद का रेहे से अकबर ने अपने सामने रखे चांदी के एक छोटे कटोरे की ओर इशारा किया, जिसमें यमुना नदी का एकदम साफ पानी भरा था। हम सब जानते हैं कि पानी जीवन है। यह धरती का आधार है। यह हर जगह है, लेकिन क्या हमने कभी इसके सूक्ष्म रूप पर विचार किया है? उन्होंने एक शाही वैज्ञानिक को संकेत दिया। वैज्ञानिक ने एक बारीक ड्रॉपर, जिसे उस समय जलवाहक कहा जाता था, लिया और चांदी के कटोरे से एक छोटी सी गोल पानी की बूंद ली। अकबर ने ड्रॉपर को उठाया और दरबारियों को दिखाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूं
इस एक छोटी सी पानी की बूंद का वास्तविक वजन कितना है? पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। यह कैसा सवाल था? पानी का वजन तोलने के लिए बहुत कम था। उस समय उपलब्ध सामान्य तराजू इतने सूक्ष्म वजन को मापने में सक्षम नहीं थे। बीरबल को छोड़कर बाकी सभी दरबारी हैरान थे। राजा मान सिंह ने कहा, जहांपनाह, बूंद का वजन इतना कम होगा कि उसे शून्य ही माना जाएगा। हमारे पास ऐसे सूक्ष्म वजन को तोलने का कोई साधन नहीं है। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्यात्मक हंग से कहा, हुजूर, इस बूंद का वजन उस शाही खजाने में रखे एक मोती के वजन से भी कम होगा। इसे क्यों तौलना? लेकिन अकबर इस तर्क से संतुष्ट नहीं थे। नहीं, हर वस्तु का वजन होता है। विज्ञान शून्य को स्वीकार नहीं करता। भले ही हम इसे शून्य के करीब मान ले, लेकिन इसका एक वास्तविक वजन है, और मैं वह जानना चाहता हूं। अकबर ने अपनी चुनौती को औपचारिक रूप देते हुए कहा, यह मेरी नई पहेली है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। बीरबल और दरबार के मेरे बुद्धिमान वजीरों, तुम में से जो कोई भी इस एक बूंद के वजन को तार्किक रूप से सिद्ध कर देगा, उसे मैं हीरे और सोने की 5000 अशर्फिया इनाम में दूंगा। बीरबल पर विशेष ध्यान। अकबर ने अपनी निगाहें बीरबल पर स्थिर कर दीं। बीरबल, मैं जानता हूं कि तुम तर्क और कल्पना के महारथी हो। मैं इस बार तुमसे एक वैज्ञानिक और साथ ही एक दार्शनिक जवाब चाहता हूं। यदि तुम असफल रहे, तो तुम्हें इस जिज्ञासा खाने की पूरी सफाई 1 महीने तक करनी होगी, और मुझे रोज रात को तारों और ग्रहों के बारे में एक नया वैज्ञानिक सिद्धांत समझाना होगा। यह सजा बीरबल के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन यह एक समय लेने वाला और थकाऊ काम था। बीरबल ने हमेशा की तरह चुनौती को सहजता से स्वीकार किया। जहांपनाह, मैं केवल उस बूंद का वजन आपको बताऊंगा, बल्कि मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि उस वजन का सही मायने में उपयोग कहाँ होता है। बहुत खूब, बीरबल, अकबर ने कहा। तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं 3 दिनों तक इंतजार करूंगा। बीरबल का चिंतन। बीरबल दीवाने खां से बाहर निकल गए। उनके दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। उन्हें पता था कि इस पहेली को हल करने के लिए उन्हें किसी प्रयोगशाला या वजन मापने वाले यंत्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि गणित, तर्क और आम जीवन के अवलोकन की जरूरत है। एक बूंद का वजन। बीरबल ने सोचा, अगर मैं एक बूंद को तौल नहीं सकता, तो मैं लाखों बूंदों को क्यों न तौलूं और फिर एक बूंद का हिसाब निकालूं। बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया और उन्हें तत्काल 3 चीजें लाने का आदेश दिया। शाही चिकित्सालय से सबसे बड़ा और सटीक वजन का पत्थर, बाट। एक बड़ा और खाली मटका, मिट्टी का बर्तन जो पूरी तरह से सूखा हो। एक विश्वसनीय गणितज्ञ और एक किसान। बीरबल को अपनी रणनीति मिल गई थी। वह अब एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले थे जहां उन्हें सबसे छोटी इकाई का वजन खोजने के लिए सबसे बड़ी इकाई का सहारा लेना था। यह एक उलट बांसी वाला वैज्ञानिक विचार था। कहानी का अगला। बीरबल ने एक बूंद का वजन निकालने के लिए अपनी योजना तैयार कर ली है, लेकिन इस योजना को हकीकत में बदलना एक जटिल गणितीय और प्रशासनिक चुनौती है। योजना का क्रियान्वयन। बीरबल ने एक बूंद के वजन की पहेली को सुलझाने के लिए सीधे लेकिन अत्यंत परिश्रम वाले रास्ते को चुना। चूंकि शाही तराजू एक बूंद को तौलने में सक्षम नहीं था, बीरबल ने फैसला किया कि वह इतनी सारी बूंदों को इकट्ठा करेंगे कि उनका वजन इतना हो जाए कि उसे तौलना संभव हो। बीरबल ने अपने सहायक से जो वस्तुएं मंगवाई थीं, वे अब उनके सामने थीं। शाही बाट, कई विभिन्न वजन के पत्थर जो सटीक मापन के लिए उपयोग होते थे। सूखा मटका, एक नया सूखा मिट्टी का मटका जो वजन करते समय पानी को सोख न ले। गणितज्ञ, साम्राज्य का एक कुशल गणितज्ञ जो लंबी और जटिल गणनाएं सटीकता से कर सके। किसान, एक बूढ़ा किसान जो जल और कृषि के सूक्ष्म अंतरों को समझता हो। किसान का हस्तक्षेप और संदेह। जब बीरबल और गणितज्ञ इस संख्यात्मक जीत का जश्न मना रहे थे, तब बूढ़ा किसान, जिसका नाम धनीराम था, वहां खड़ा होकर माथे पर बल डाल रहा था। धनीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा, क्षमा करें, हुजूर बीरबल, मैं गणित नहीं जानता, पर मैं पानी और खेती को जानता हूं। आपने जो गणना की है, वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष है। बीरबल, जो अपनी सफलता पर मुग्ध थे, चौंक गए। क्या दोष है? धनीराम, हमने शुद्ध पानी लिया, सटीक तराजू लिया और गणितज्ञ ने हिसाब किया। धनीराम ने ध्यान से समझाया, हुजूर,
आपने एक ही जलवाहक ड्रॉपर से बूंदें गिनी हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ड्रॉपर की बूंद ओस की बूंद से अलग होती है, या एक बारिश की बूंद से? किसान ने अपनी बात जारी रखी। एक बूंद का वजन उसके बनने की विधि पर निर्भर करता है। यदि बूंद धीरे धीरे टपकती है ड्रॉपर से, वह बड़ी और भारी होगी। यदि वह तेजी से टपकती है तेज बारिश में, वह लंबी और हल्की होगी। यदि वह कमल के पत्ते पर बनती है ओस, तो वह गोल और अत्यंत छोटी होती है। यह गणना केवल उस विशेष ड्रॉपर और उस विशेष तापमान के लिए सही है। आप बादशाह को यह वजन कैसे देंगे जब उन्होंने एक बूंद कहा था, न कि एक ड्रॉपर बूंद? बीरबल को नया मार्ग। धनीराम की इस बात ने बीरबल की आंखें खोल दीं। बादशाह अकबर ने उन्हें एक पानी की बूंद का वास्तविक वजन पूछा था, न कि एक कृत्रिम ढंग से बनाई गई बूंद का। बीरबल समझ गए कि उन्हें पहेली को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। वजन सिर्फ भौतिक नहीं हो सकता। उन्हें एक ऐसा जवाब देना होगा जो हर तरह की बूंद पर लागू हो और जिसमें दर्शन। बीरबल ने गणितज्ञ को धन्यवाद दिया। वह अब समझ चुके थे कि शुद्ध गणित इस पहेली को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें अब अपनी बुद्धिमत्ता की ओर लौटना होगा। कहानी का अगला कदम। शुद्ध गणित विफल हो गया है। बीरबल अब एक दार्शनिक और सार्वभौमिक उत्तर की तलाश में है, जो बूंद के वास्तविक महत्व को उजागर करे, न कि केवल उसके भौतिक वजन को। भाग 3, बूंद का दार्शनिक महत्व में हम देखेंगे कि बीरबल कैसे सबसे छोटी बूंद और सबसे बड़े समुद्र के बीच संबंध स्थापित करते हैं, और उन्हें अपने जवाब का अंतिम सूत्र कहाँ मिलता है। क्या आप भाग 3 के लिए तैयार हैं? दार्शनिक यात्रा। किसान धनीराम की बातों ने बीरबल को मजबूर कर दिया कि वे अपनी सोच का दायरा बदले। उन्हें एहसास हुआ कि अकबर एक साधारण वैज्ञानिक माप नहीं, बल्कि एक ऐसा जवाब चाहते थे जो सार्वभौमिक हो और जीवन के किसी गहरे सत्य को उजागर करे। बीरबल अगले दिन बाजार, मंदिर और शहर के बाहरी इलाकों में घूमे। वह हर उस जगह गए जहां पानी का उपयोग किसी महत्वपूर्ण काम के लिए होता था। उन्होंने सोचा, जल की भौतिकता, पानी की बूंद का वजन अलग अलग परिस्थितियों में बदल जाता है। तापमान, सतह का तनाव और बूंद का आकार। इसलिए कोई निश्चित वजन देना असंभव है। जल की उपयोगिता। एक बूंद तब महत्वहीन होती है जब वह समुद्र में मिल जाती है, लेकिन वह तब अमूल्य हो जाती है जब वह किसी सूखे होंठ को जीवन देती है। बीरबल अब वजन के बजाय मूल्य पर विचार कर रहे थे। आंसू की बूंद। अपनी खोज के दौरान बीरबल एक छोटे से न्यायालय के पास से गुजरे। वहां एक गरीब आदमी पर अपने मालिक का कर्ज न चुकाने का आरोप था और उसे कोड़े मारने की सजा सुनाई जा रही थी। बीरबल ने रुक कर देखा। सजा सुनाए जाने से पहले उस गरीब आदमी की बूढ़ी माँ अपने बेटे के पास आई। वह हाथ जोड़कर, पूरी तरह से असहाय होकर न्यायाधीश के सामने रो रही थी। एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से निकली और जमीन पर गिर गई। यह साधारण सी घटना बीरबल के मन में बिजली की तरह कौंध गई। उन्होंने सोचा, अकबर ने पानी की बूंद का वजन पूछा है। आंसू भी तो पानी की बूंद ही है, लेकिन इस बूंद का वजन उस मटके के लाखों बूंदों से कहीं ज्यादा है। बीरबल ने तुरंत दरबार की ओर लौटने का फैसला किया। उन्हें अपनी पहेली का समाधान मिल गया था, और यह समाधान किसी तराजू पर नहीं तौला जा सकता था। यह मानवता के सबसे गहरे भावों से संबंधित था। शाही लाइब्रेरी में अंतिम तैयारी। महल लौटने पर बीरबल सीधे शाही लाइब्रेरी गए। उन्होंने इतिहास, न्यायशास्त्र और धर्म ग्रंथों की पुरानी पांडुलिपियों को खंगाला। वह यह जानना चाहते थे कि इतिहास में पानी या आंसू की बूंद को कितना महत्व दिया गया है। उन्हें कई प्राचीन धर्मग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिला कि पवित्र जल की बूंद, मंदिरों में दी जाने वाली एक बूंद, जो भक्तों के लिए दुनिया के सबसे बड़े खजाने से अधिक मूल्यवान होती है। दाता का पसीना, दाता के माथे से गिरी पसीने की एक बूंद, जो उसकी मेहनत का वजन बताती है। न्याय का आंसू, किसी निर्दोष के गिरे आंसू की बूंद, जिसका वजन बादशाह की पूरी सल्तनत से अधिक होता है, क्योंकि यह उसके न्याय को तौलती है। बीरबल को पता था कि अकबर की न्याय और मानवता में गहरी आस्था है। इसलिए उन्हें अपने जवाब को 3 भागों में प्रस्तुत करना होगा: वैज्ञानिक विफलता, मानवीय सफलता और शाही कर्तव्य। धनीराम की बुद्धिमत्ता को सलाह। तीसरे दिन दरबार लगने से पहले बीरबल ने किसान धनीराम को बुलाया। धनीराम, बीरबल ने कहा,
तुम्हारी दूरदर्शिता ने मुझे एक महान गलती करने से बचाया। तुमने मुझे सिखाया कि विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं और जीवन की सच्चाई गणित से कहीं ज्यादा गहरी है। तुमने मेरा मार्गदर्शन किया है। बीरबल ने धनीराम को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, जिस तरह एक छोटी बूंद का वजन पूरे समुद्र का वजन बदल सकता है, उसी तरह एक छोटे आदमी की समझ भी बड़े से बड़े वजीर की सोच को बदल सकती है। तुम भी इस दरबार का हिस्सा हो। यह कहकर बीरबल ने धनीराम से कहा कि वह दरबार में मौजूद रहे ताकि वह अपनी बात को एक गवाह के रूप में पेश कर सके। बीरबल अब पूरी तरह से तैयार थे। उनके पास गणित का प्रमाण था, दार्शनिक समर्थन था और एक मानवीय उदाहरण था जिसने उन्हें सही राह दिखाई। दीवाने खास में तैयारी। दीवाने खास एक बार फिर भरा हुआ था। बेगम जन्नतारा के वजीर मिर्जा कासिम इस बार भी बीरबल को फंसाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने तर्क तैयार रखे थे कि यदि बीरबल कोई गणितीय उत्तर देते हैं तो वे तापमान और ड्रॉपर के आकार के आधार पर उसे गलत साबित करेंगे। अकबर अत्यंत उत्सुक थे। बीरबल, समय आ गया है। इस बार मेरी पहेली केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के ज्ञान को भी चुनौती देती है। क्या तुम एक बूंद के वास्तविक वजन का उत्तर लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को सलाम किया और अपने उत्तर की शुरुआत की। उनका जवाब किसी भी दरबारी के अनुमान से कहीं ज्यादा गहरा और प्रभावकारी होने वाला था। कहानी का अगला कदम। बीरबल ने अपना जवाब तैयार कर लिया है, जो आंसू, न्याय और शाही कर्तव्य के इर्द गिर्द घूमता है। भाग 4, बूंद का असली वजन और बादशाह का न्याय में हम देखेंगे कि बीरबल किस तरह से अपनी बात साबित करते हैं, अकबर क्या फैसला लेते हैं और यह घटना इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है। क्या आप भाग 4 के लिए तैयार हैं? बीरबल का अंतिम समाधान। दीवाने खास में पूर्ण शांति थी। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर ने उन्हें अपनी बात शुरू करने का संकेत दिया। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी पहेली पर बहुत विचार किया और एक बूंद का वजन जानने के लिए मैंने गणित और विज्ञान का सहारा लिया। लेकिन मुझे किसान धनीराम ने सिखाया कि भौतिक वजन हमेशा बदलता रहता है और वह किसी भी स्थिति में निरपेक्ष, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। मिर्जा कासिम ने तुरंत ताना मारा, तो क्या तुम अपनी असफलता स्वीकार करते हो बीरबल? तुम वजन नहीं बता पाए। बीरबल ने कासिम की ओर देखा और मुस्कुराए। नहीं कासिम, मैं असफलता स्वीकार नहीं करता। मैं तो यह बताता हूं कि यह पहेली भौतिकी की नहीं बल्कि मानव हृदय की थी। बीरबल ने अपनी आवाज को और ऊंचा किया। एक भौतिक वजन की निरर्थकता। जहांपनाह, यदि आप गणितीय उत्तर चाहते थे तो मैंने गणना की है। एक मानक ड्रॉपर से निकली बूंद का वजन लगभग 0.07 रत्ती है। लेकिन यह वजन निरर्थक है क्योंकि कल की बारिश की बूंद का वजन परसों की ओस की बूंद से अलग होगा। दो बूंद का वास्तविक और सार्वभौमिक वजन। लेकिन जहांपनाह, इस दुनिया में एक ऐसी पानी की बूंद है जिसका वजन हमेशा स्थिर, सार्वभौमिक और अमूल्य होता है। यह वह वजन है जिसे किसी तराजू से नहीं तौला जा सकता बल्कि न्याय के सिंहासन से तौला जाता है। बीरबल ने अकबर के पास आकर धीरे से कहा, बादशाह सलामत। सबसे ज्यादा वजन एक निर्दोष व्यक्ति की आंख से निकले आंसू की बूंद का होता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। यह उत्तर अप्रत्याशित था। यह कैसे बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। आंसू की बूंद तो पानी की सबसे छोटी बूंद है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, जब कोई अपराधी रोता है तो उसके आंसू का वजन 0 होता है क्योंकि वह डर या दिखावे से रो रहा होता है। लेकिन जब कोई निर्दोष, असहाय या गरीब व्यक्ति आपके न्याय के सामने रोता है तो उसके आंसू की बूंद का वजन आपकी पूरी सल्तनत से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वह बूंद आपके शाही कर्तव्य को तौलती है। वह बूंद यह साबित करती है कि आपकी व्यवस्था में कहीं न कहीं अन्याय हुआ है। वह बूंद आपके सिंहासन के नींव को हिला सकती है। उस एक बूंद में न्याय की पुकार और प्रजा की वेदना छिपी होती है। इसलिए इसका मूल्यवान वजन किसी भी भौतिक वजन से अधिक है। सत्य का प्रमाण। बीरबल ने तब किसान धनीराम को आगे आने का इशारा किया। जहांपनाह, मुझे यह ज्ञान कल शाम तब हुआ जब मैंने देखा कि एक बूढ़ी माँ अपने निर्दोष बेटे को सजा से बचाने के लिए रो रही थी। उनके आंसू की बूंद ने मुझे इस पहेली का समाधान दिया। बीरबल ने तर्क दिया,
अगर एक बूंद का वजन बादशाह के मन को बेचैन कर दे और उन्हें न्याय करने पर मजबूर कर दे, तो वही बूंद सबसे भारी है। अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनकी आंखों में चमक थी, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और सच्चाई दोनों से प्रभावित थी। बीरबल, अकबर ने घोषणा की, तुमने इस बार भी मेरी पहेली का जवाब एक शासक और एक दार्शनिक की तरह दिया है। तुमने हमें सिखाया कि एक शासक को केवल सोने और अनाज का वजन नहीं तौलना चाहिए, बल्कि अपनी प्रजा के दुखों के आंसू का वजन भी तौलना चाहिए। मिर्जा कासिम और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी अब पूरी तरह से पराजित हो चुके थे। उनका गणितीय जाल बीरबल के नैतिक और दार्शनिक जाल से हार गया था। अकबर का न्याय। बादशाह अकबर ने तुरंत निर्णय सुनाया। बीरबल को पुरस्कार। बीरबल को न केवल 5,000 सोने की अशर्फिया और हीरे दिए गए, बल्कि उन्हें ज्ञान रत्न, ज्वेल ऑफ विजडम की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। शाही न्याय का कोष। अकबर ने आदेश दिया कि शाही खजाने में एक विशेष अश्रु कोष, टीयर फंड, बनाया जाए। इस कोष का उपयोग केवल उन लोगों की मदद के लिए किया जाएगा जो गरीबी या अन्याय के कारण रो रहे हैं और जिनके आंसू की बूंदें दरबार तक पहुंची है। किसान का सम्मान। किसान धनीराम को उसकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित किया गया और उसे बादशाह के निजी सलाहकार समूह में शामिल किया गया, ताकि वह प्रशासन को जमीन से जुड़ी सच्चाइयों से अवगत कराता रहे। सजा का बदलाव। बीरबल ने सजा में एक और बदलाव किया। उन्होंने मिर्जा कासिम को 1 महीने तक शाही चिकित्सक के साथ काम करने का आदेश दिया, ताकि वह निर्दोष लोगों के आंसू और दर्द के वजन को समझ सके। बीरबल की इस विजय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि नैतिकता, मानवता और न्याय के साथ जुड़ी होती है। बीरबल ने एक बूंद के वजन को तौलकर पूरे मुगल साम्राज्य के शासन के सिद्धांतों को तौल दिया था। प्रस्तावना, शांति का समय और नई जिज्ञासा। सन 1585 ईस्वी के आसपास की बात है। मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। कुछ बड़ी सैन्य विजयों के बाद बादशाह ने अपने समय का सदुपयोग राज्य की आंतरिक व्यवस्था को जानने और अपनी प्रजा के बीच रहने में किया। अकबर मानते थे कि एक अच्छा शासक वही है जो अपने महलों की दीवारों के पीछे से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के बीच रहकर शासन करे। इस उद्देश्य से अकबर ने एक छोटा गुप्त राज्य भ्रमण दल बनाया। इस दल में केवल कुछ ही विश्वासपात्र लोग शामिल थे, उनके अंगरक्षक और उनका सबसे प्रिय नवरत्न बीरबल। भ्रमण का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सुनना और उन स्थानीय मुद्दों को समझना था जिन तक शाही अधिकारी नहीं पहुंच पाते थे। बीरबल ने सादे कपड़ों में एक व्यापारी के भेष में बादशाह के साथ यात्रा शुरू की। भटगांव की अजीब शांति। यात्रा करते हुए वे भटगांव नामक एक छोटे लेकिन समृद्ध कृषि प्रधान गांव के पास पहुंचे। गांव की हरियाली और शांति देखकर अकबर प्रभावित हुए। रात होने से पहले वे एक धर्मशाला में रुके। शाम के समय अकबर और बीरबल गांव की सैर के लिए निकले। गांव सुंदर था, लेकिन अकबर ने जल्दी ही एक अजीब सी शांति और एक छिपी हुई बेचैनी महसूस की। गांव के लोग आपस में कम बात कर रहे थे और उनकी निगाहें जमीन पर झुकी रहती थीं। अकबर ने एक बूढ़े किसान को रोककर पूछा, बाबा, तुम्हारा गांव इतना शांत क्यों है? क्या सब ठीक है? बूढ़े किसान ने डरते हुए बीरबल, जिन्हें वह साधारण व्यापारी समझ रहा था, और अकबर की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, हुजूर, हमारा गांव एक बड़े बोझ के नीचे दबा है। यहाँ एक पागल आदमी है। अकबर चौंक गए। पागल आदमी? क्या वह खतरनाक है? वह खतरनाक नहीं है, हुजूर, किसान ने कहा, लेकिन वह हमारे गांव के सुख चैन को खाता है। वह दिन भर गांव के चौराहे पर बैठा रहता है और ऊटपटांग बातें बोलता है। वह किसी को शांत से रहने नहीं देता। उसके पागलपन के कारण हम अपने मेहमानों से भी आंखें नहीं मिला पाते। पागल आदमी का पहला दर्शन। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल उस चौराहे पर गए जहां उस आदमी के बारे में बताया गया था। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। वह मिट्टी में कुछ रेखाएं खींच रहा था और जोर जोर से गा रहा था, सोना है मिट्टी, मिट्टी है सोना, राजा है रंग, रंग है राजा का रोना। उसका नाम माधो था। जब गांव के मुखिया बलवंत सिंह, जो एक धनी और अभिमानी व्यक्ति थे, उस रास्ते से गुजरे तो माधो ने जोर से चिल्लाकर कहा, ओ मुखिया, तेरा महल कागज का है और तेरी दौलत एक दिन हवा में उड़ेगी। मुखिया बलवंत सिंह ने गुस्से से माधो को देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
उन्होंने केवल बीरबल और अकबर, व्यापारी, को तिरस्कार भरी नजरों से घूरा और तेजी से निकल गए। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर देखा। बीरबल, यह आदमी तो पागल लगता है, लेकिन इसकी बातों में एक अजीब सी तीक्ष्णता है। यह लोगों को नाराज क्यों करता है? बादशाह की चुनौती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है सत्य को पहचानना। अक्सर लोग जिसे पागलपन कहते हैं, वह केवल सच्चाई होती है जिसे सुनने की हिम्मत समाज में नहीं होती। यह आदमी लोगों के सामने उनका आईना पेश कर रहा है। अकबर उत्सुक हो उठे। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि यह आदमी पागल नहीं है, बल्कि अभिनय कर रहा है? या यह एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो पागलपन का चोला ओढ़े हुए है? जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इसकी बातें तुकबंदी में है, जो गहन असंतोष को दर्शाती है। गांव के मुखिया का गुस्सा यह बताता है कि माधो की बातें उन्हें चुभती है। अगर वह सचमुच पागल होता तो मुखिया को परवाह नहीं होती। अकबर ने यह सुना और एक नई पहेली रच दी। बीरबल, मैं तुम्हें यह चुनौती देता हूं। 3 दिनों के भीतर तुम्हें यह पता लगाना होगा कि क्या यह आदमी सचमुच पागल है या यह जानबूझकर पागलपन का ढोंग कर रहा है। अगर यह ढोंग कर रहा है, तो इसके पागलपन के पीछे का वास्तविक कारण और उद्देश्य क्या है? तुम्हें इसे पागलपन से बाहर निकालना होगा और गांव में शांति लानी होगी। अकबर ने चेतावनी दी, यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें 1 महीने तक इस गांव में रहकर इस पागल आदमी की देखभाल करनी होगी और उसकी हर बात को मानना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उन्हें पता था कि इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें पागल आदमी के साथ नहीं, बल्कि पूरे गांव के साथ काम करना होगा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने अपने सहायक को निर्देश दिया कि वह उन्हें एक शाही चिकित्सक और एक अजीबोगरीब दिखने वाला बाजा लाकर दे। सबसे पहले बीरबल उस पागल आदमी माधो के पास गए। माधो जमीन पर मिट्टी खाकर थूक रहा था। बीरबल ने माधो को देखकर जोर से कहा, ओए, तू कौन है? तू पागल लगता है। माधो ने बीरबल की ओर देखा और अजीब आवाज में हंसा, हाँ, मैं पागल हूं। और तुम तो राजा के जूते लगते हो। बीरबल ने माथे पर बल डालकर पूछा, राजा के जूते? वह कैसे? माधो ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ताली बजाई, क्योंकि तुम राजा के पैरों में फंसकर चलते हो और राजा जहां भी गंदगी में पैर रखता है, तुम उसे साफ करते हो। बीरबल ने इस अपमानजनक लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब पर मन ही मन मुस्कुराया। यह आदमी पागल नहीं था, वह अत्यंत बुद्धिमान था। अब उन्हें उसके पागलपन का असली कारण जानना था।